नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलोचना। आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। अनुसूची प्रश्नों की एक श्रृंखला है, लेकिन प्रश्नों को बनाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो भी हम प्रश्नों का निर्माण करेंगे उनको बहुत ही सोच समझकर और सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। इसलिए जब भी अनुसूची का निर्माण किया जाता है तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। इसलिए सबसे पहले हमें जिस भी समस्या से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाना चाह रहे हैं, हमें उस समस्या को बहुत ही गहराई से समझना होता है। हम आज अनुसूची निर्माण के लिए किन किन स्तरों से गुजरना पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अनुसूची निर्माण के लिए कई चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करते हैं। इसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के प्रत्येक पहलुओं पर विचार करके यह निश्चय करता है कि किन किन पहलुओं का अध्ययन करना है। लेकिन यहाँ शोधकर्ता को समस्या का प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। शोधकर्ता द्वारा प्रारंभिक ज्ञान इसलिए आवश्यक होता है कि समस्या के अध्ययन में अनुसूची पद्धति का प्रयोग करने पर अनुसूची के अंतर्गत अनावश्यक प्रश्न एवं असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सके। इसलिए प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर शोधार्थी आर्थिक समस्या के उन महत्वपूर्ण पक्षों को विशेष रूप से अनुसूची के प्रश्नों में रखता है, क्योंकि महत्वहीन प्रश्नों की वृद्धि से अनुसूची विश्वसनीय नहीं हो पाती। इसलिए हमें प्रथम चरण में सबसे जो बात ध्यान देने योग्य है वह है कि हमें सबसे पहले समस्या का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे संबंधित हम प्रश्न तैयार करना चाह रहे हैं। और प्रश्नों की जो संख्या है वो अत्यधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड चरण की। प्रथम चरण के अंतर्गत जब प्रथम पहलुओं का निरीक्षण हो जाए तो अगले चरण में उन पहलुओं का उपविभाजन आवश्यक है, क्योंकि किन किन पहलुओं के अंतर्गत कौन कौन सी सूचनाएं आवश्यक हैं। अर्थात उपविभाजन से ये स्पष्ट हो जाए कि समस्या के पहलुओं का जो भी निर्धारण किया गया है वह समस्या के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डाल रहा है। इसके लिए ये आवश्यक है कि किस विशेष प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करने से एक विशेष पहलू पर अधिकतम प्रकाश पड़ेगा। इसी के साथ ये भी ध्यान देना आवश्यक है कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर से शोध के उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हो सकेगी। तो हमने ये देखा कि प्रथम चरण में हमें समस्या का चयन करना होता है और गहराई से समस्या का अध्ययन करना होता है। उसके पश्चात हमें सेकंड जो चरण है उसमें जो भी समस्याएं होती हैं उसके जो पहलू होते हैं उनका हमें उपविभाजन कर देना चाहिए। उसके पश्चात हमें प्रत्येक जो उपविभाजन है उसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए और उससे संबंधित हमें क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। और हमें इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि हमने जो प्रश्न तैयार किए हैं क्या वो हमारी समस्या से संबंधित हैं और हमारे शोध के उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। तो तीसरे चरण के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न इस प्रकार के हों कि उत्तरदाता आसानी से उत्तर दे सके। इसलिए हमें प्रश्नों की भाषा भी बहुत ही सरल रखनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। क्वेश्चंस होते हैं वो अत्यधिक जटिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चंस जटिल होंगे और भाषा क्लिष्ट होगी तो जो भी उत्तर दे रहा है व्यक्ति उसको काफ़ी कठिनाई हो जाएगी और वह क्वेश्चंस के प्रति उसका जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। और अव्यवस्थित और अस्पष्ट प्रश्नों के कारण कभी भी जो क्वेश्चंस के जो आंसर हमें प्राप्त होते हैं वो सही नहीं हो मिल पाएंगे और जो हम अनुसूची जिस समस्या को लेकर के तैयार कर रहे हैं तो वो एक तरह से
विश्वसनीयता से काफ़ी दूर चली जाएगी। तो हमें तीसरे चरण में जो क्वेश्चंस हैं उनकी भाषा को ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस हैं वो जटिल नहीं होने चाहिए और ऐसे होने चाहिए कि उत्तरदाता है उनको आसानी से समझ सके और उनके आंसर दे सके। अगले बात करते हैं हम चौथे चरण की। तो इसके अंतर्गत निर्मित प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। क्वेश्चंस जो भी हम तैयार करते हैं समस्या से संबंधित, उन क्वेश्चन की एक सीक्वेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसी क्रम में उत्तर प्राप्त होते हैं और उन प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण आसान हो जाता है। ऐसा होने पर उत्तरदाताओं से उत्तर आसानी से मिल जाता है। अगर प्रारंभ में ही गंभीर जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर हम रख देंगे अनुसूची में, तो जो भी उत्तरदाता है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा और घबरा जाएगा और शोधकर्ता से अपना पीछा जल्दी छुटाना चाहेगा। अतः जो गंभीर क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे आने चाहिए, प्रारंभ में नहीं देने चाहिए। इसके अलावा जो उत्तरदाता है उसकी मानसिक स्थिति का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, और जिससे कि जो उत्तरदाता है वो क्वेश्चंस के आंसर देने में इंटरेस्ट ले सके। और प्रश्नों को क्रमबद्ध करते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अनुसूची में इस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित न किए जाएं जिनका उत्तर प्राप्त न हो सके। ऐसे प्रश्नों को अवश्य निकाल देना चाहिए। तो हमने देखा कि जो अनुसूची का जो हमारा चौथा चरण है उसमें जो क्वेश्चंस जो अनुसूची से संबंधित तैयार किए जाते हैं वो सीक्वेंस में होने चाहिए। क्वेश्चंस हैं वो प्रारंभ में जटिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर जटिल क्वेश्चंस होंगे तो जो उत्तरदाता है वो इंटरेस्ट नहीं लेगा। और हमें जो क्वेश्चंस हैं वो जो उत्तरदाता है उसकी मानसिक स्थिति को ध्यान में रख कर भी रखने चाहिए, और जो अनावश्यक क्वेश्चंस होते हैं उनको अनुसूची से निकाल देना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंतिम चरण की। इस स्तर पर अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है, क्योंकि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रश्नों का निर्माण किया गया है, क्या इन प्रश्नों से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसलिए ये जांच आवश्यक है। अक्सर यह देखा गया है कि कितना ही सावधानी प्रश्नों के निर्माण में की जाए, लेकिन कुछ न कुछ कमियां और गलतियां रह जाती हैं, जिससे उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अतः हमें अंतिम जो चरण है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण है। हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुसूची को हमने तैयार किया है और जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं, क्या वो क्वेश्चंस हमारी समस्या से संबंधित जो क्वेश्चंस थे, क्या वो वास्तव में उनका हमें आंसर मिल पा रहा है और वो हमारे शोध में सहायक हैं, और जो हमारे जो उद्देश्य हमने निर्धारित किया था क्या उस उद्देश्य को पूरा कर पा रहे हैं। तो अंतिम जो चरण है उसमें हमें क्वेश्चंस की वैधता की जांच करनी होती है। और इसके पश्चात हम ये भी कर सकते हैं इसमें कि अंतिम चरण में आवश्यकता अनुसार प्रश्नों में हेराफेरी या भाषा या प्रश्नों को बिल्कुल हटाकर हम नए क्वेश्चंस भी अनुसूची में जोड़ सकते हैं, जिससे कि जो कमियां रह जाती हैं उनको दूर किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि जब भी अनुसूची में किसी भी समस्या से संबंधित प्रश्न तैयार किए जाते हैं तो हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें समस्या को छांटना होता है कि हम किस समस्या को लेकर के शोध करना चाह रहे हैं, और फिर हमें उस समस्या का गहराई से अध्ययन करना होता है। उसके पश्चात हम उस समस्या से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस तैयार करते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में होते हैं। उनकी भाषा सरल होती है, स्पष्ट होती है, जटिल नहीं होती है, और हमें जो उत्तरदाता है उसकी मानसिक जो स्थिति है उसका भी आंकलन करना होता है, और उसी के आधार पर हम उसके सामने प्रश्न रखते हैं। और अंतिम जो चरण होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हमने जिस उद्देश्य को लेकर के जो क्वेश्चंस तैयार किए थे क्या वो हमारे उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें वैधता की जांच करनी होती है। धन्यवाद।